एम आई ऑडिबल? एक मिनट में इसको ऑन। काश ये चैट ऑन है। आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, इसमें कोई मैसेज सेंड कीजिएगा। मैं सर कर देता हूँ इसी। माइक भी ऑन कर दीजिएगा इनके। अच्छा, जो पहले ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ चुके हैं ज़रा वो अपना हैंड रेज करें। चलें जी, परफेक्ट। 100 स्लाइड्स की हमारी प्रेजेंटेशन है। आप अपने जो भी आपने नोट्स बनाए हैं साथ में आप उनको निकाल लें। जहाँ पे आपकी कोई क्वेरी हो वो आपने मुझसे कर लेनी है, पूछ लेनी है चैट में। आप अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं। और आई होप आप लोगों को ये फाइनल जो है हेल्प आउट करे। अच्छा, ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो दिस विल बी द सीक्वेंस ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। जिस तरह हम पहले वाइट बोर्ड पे करते थे उस पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता था, एज सच आपको नोट करने में भी इशू आता था। नोट करने में भी आपको इशू आता था। तो ये प्रेजेंटेशन कुछ मेरे पास अपने नोट्स थे, कुछ बुक से था, कुछ चैट जीपीटी है। तो वहाँ से कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं, कुछ रिमूव की हैं। और ओवरऑल एक आपको कम्प्रिहेंसिव आइडिया देने के लिए, हाँ, मैंने लेकिन उसमें पैसे कटते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, और मेडिकल भी बना माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज़ अपने। छोड़ो तो फिर वो जितने कटने हो रहे हो माइक उनके ऑफ कीजिएगा प्लीज़। वो कट कटा के। जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखिए, अभी से अगर आपको गैस गैस क्वेश्चन देने हैं या फिर आपको पेपर्स डिले होने के चांसेस हैं तो फिर आप जो है इसको ना ज्वाइन करें, आप ना सोचें। सोचें। ठीक है। ठीक है। तो तो आपके साथ ये आपके साथ ये प्रेजेंटेशन भी शेयर करवा दूंगा। ये करवा दूंगा, मेरी ये आवाज़ मुझे मेरी क्यों आ आवाज रही है? मुझे क्यों आ रही काश। है? आयशा, आप माइक म्यूट कर लें प्लीज। काश, सबके माइक म्यूट कर दो आप। मैं एक सेकंड करता हूँ। हाँ, आप इस सबके माइक म्यूट कर दो। सर सर काइंडली अगर पॉसिबल हो तो ये स्लाइड ग्रुप में ज़रा शेयर कर दीजिए। भाई मैं शुरू कर लूँ इसको? इजाज़त हो तो। काश होस्ट बनाए मुझे। स्लाइड शो हो रही है जी आपको? चलें जी, परफेक्ट। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। दिस विल बी द सीक्वेंस ऑफ आवर प्रेजेंटेशन।
आपने पढ़ा होगा कि जिस तरह हमारे हमने जो क्लासेस में भी पढ़ा, हमारे साथ जिन्होंने पढ़ा, उसमें हमने पहले ग्लोरियस रेवोल्यूशन किया था, लेकिन उससे पहले हम एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो बिल्ड करते थे। कुछ जो है वो भी हमने किए थे। जो कुछ छोड़े थे उसमें से उनको भी मैंने टच करने की कोशिश की है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। सो आप अपने नोट्स निकाल लें जहाँ पे भी आपने पढ़ा है, या जो उसमें चीज़ें ऐड करते जाएं। ये स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर करवा दूंगा मैं। सो पहले हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं। ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद हनोवरियंस आए, जिसमें क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट्स का जो रूल है वो स्टार्ट होता है। कैथोलिक्स जो हैं उनको हमने साइड पे कर दिया। फिर हमने देखा कि यूनियन हुई, यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। देन देयर वाज अ कॉलोनियल सिस्टम जिस पे हम बात करें, जिसकी वजह से आपके पास अमेरिकन रेवोल्यूशन आई। उसके बाद आपके पास अमेरिकन रेवोल्यूशन की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, और फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से आपके पास जो नेपोलियनिक वॉर्स हैं वो स्टार्ट होती हैं। देन इट लेड टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा है, हम बस इसको टू वे प्रोसेस बनाएंगे। आप मुझे बताएं कि क्या आपको कोई इसकी सेंस बन रही है, क्या चीज़ें इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर पाए हैं? जल्दी जल्दी आपने चैट बॉक्स में मुझे बताते जाना है। चलें, परफेक्ट। सो अगेन, स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्यूडर्स। ट्यूडर्स यहाँ से 1457 से 1603 तक रहते हैं। इसमें अगर आप कहा जाता है तो आपने कॉन्टेक्स्ट उसका दे देना है। अब ट्यूडर्स क्या थे? ट्यूडर्स से पहले दो मेजर डेवलपमेंट्स हो रही थी, चाहे आप उसको लिख सकते हैं, उसको नोट डाउन भी कर लें। फर्स्ट मेजर डेवलपमेंट क्या थी कि मैग्ना कार्टा हुआ था। मैग्ना कार्टा को एक सिंपल टर्म्स में अगर आपको ये कहूँ तो एक एंटी मोनार्की सेंटीमेंट बना था, जहाँ पे 1215 में किंग जॉन ने ये डिसाइड किया था कि मैं अपनी पावर्स चंद एक जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनके साथ शेयर करूंगा। तो वहाँ से क्या हुआ कि रूल ऑफ लॉ, एक किंग जो था ही वॉज बाउंड टू टेक डिसीजंस ऑन द विल ऑफ द पीपल एज वेल एज थ्रू लॉ। कि जो लॉ है, आर्बिट्रेरी जो डिसीजंस हैं वो नहीं होंगे। फिर वहां से उसने चंद एक लोगों की एक कैबिनेट बनाई, और वही कैबिनेट टाइप, यानी उसने चंद लोगों को सिलेक्ट किया कि अच्छा मैं इनसे जो है वो इनपुट लूंगा इस चीज में। तो उस चीज के बाद क्या हुआ कि आपके पास पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया। इसी वजह से हम इसको एवोल्यूशनरी कहते हैं कि 1215 से 1918 में जाके टोटली जब सबको वोटिंग राइट्स मिलते हैं तो आपके पास ये डेवलपमेंट्स होती हैं। सो उसके बाद आपके पास हेनरी एट जो था, उसने एक और जो मेजर डेवलपमेंट की वो ये थी कि उसने जो प्रोटेस्टेंट एक सेंटिमेंट्स थे, जो कैथोलिक चर्च था, उससे अपना जो है एक कनेक्शन है उसको ख़त्म कर दिया। सो उस कनेक्शन को ख़त्म करने की वजह से एंग्लिकन चर्च की बुनियाद रखी गई। एंग्लिकन चर्च क्या था कि आपके पास उन्होंने अपना चर्च बनाया, ठीक है। उसको एंग्लिकन चर्च कहते हैं, दैट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टू और थ्री। तो आयरलैंड में कैथोलिक्स थे, स्कॉटलैंड में कुछ कैथोलिक्स थे, कुछ प्रोटेस्टेंट थे, एंड इन इंग्लैंड एंड वेल्स आपके पास एंग्लिकन चर्च बन जाता है। सो ये आपने रेफरेंस हमेशा लाजमी देना है। मैं एंड पे आपको तीसरे दिन हम पास पेपर के क्वेश्चन पे भी बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आएंगे या आ सकते हैं, या उनको अटेम्प्ट किस तरह से करना है। सो ये बुक्स हैं, मैंने आपके लिए ये भी निकाल दी। अगर आप इसको सिंपली चैट जीपीटी करेंगे तो आपको फर्दर मिल जाएंगी कि कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनको एज अ रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हैं इन योर इंट्रोडक्शन। जब मैं बात करूंगा कि इंट्रोडक्शन के नीचे आपने कोई रेफरेंस देना है, या फिर आपने उसमें कंक्लूजन में देना है, या दरमियान में आपने कोई देना है। तो ये एक बुक की लिस्ट है, जैसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन पे फर्स्ट मॉडर्न रेवोल्यूशन है, इसके नीचे मैंने बता दिया कि इसमें लिखा क्या गया है, ठीक है। उसके बाद द ग्लोरियस रेवोल्यूशन है 1688 की, इसके इसमें लिखा क्या गया है। तो उनमें फॉर एग्जांपल इसमें कॉजेज लिखी हुई हैं, की इवेंट्स लिखे हुए हैं, तो अपने पास से कोई कोट आप बना के
लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हनोवरियन एरा आता है, उस पे ये बुक्स हैं। इसके नीचे आपके पास लिखा हुआ है पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इंक्लूडिंग द जैकोबाइट रिबेलियंस। देन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अगर रॉबर्ट वॉलपोल पे आ जाता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम है जिसमें अमेरिकन रेवोल्यूशन है प्लस मॉडर्न वर्ल्ड है, उस पर लिख सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन पे आप ये लिख सकते हैं। नेपोलियन पे ये लिख सकते हैं। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ 10 बुक्स जो कि आप इन सारे कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं लिख सकते हैं। इसके नीचे आपके पास इसका एक ओवरव्यू भी दिया हुआ है। ठीक है जी, ये वॉर ऑफ रोजेस था। जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, जो मैंने आपको बताया कि एक साइड पे दो फैमिलीज थी, बेसिकली एक सिविल वॉर थी इन इंग्लैंड, जिसमें एक साइड पे आपके पास क्या थे, लैंकास्टोरियंस से, दूसरी साइड पे आपके पास जो दूसरा एक हाउस था, बेसिकली उनके रोजेस सिंपल रोजेस जो थे उनके सिंबल थे। सो दैट इज़ वाई हेनरी ट्यूडर जो है वो उसने डिफीट करके दूसरे हाउस को टेक ओवर कर लिया। सो दिस इज़ द टाइमलाइन ऑफ स्टूवर्ड्स, कि आप उसको देख सकते हैं कि उसके बाद स्टूवर्ड्स आते हैं एंड स्टूवर्ड्स के बाद आपके पास पूरी की पूरी एक हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है। एंड दीज आर द हनोवरियंस। ठीक है, जिसमें जॉर्ज 1 था, जॉर्ज 2 था, फिर जॉर्ज 3 था, फिर उसके बाद एडवर्ड था, फिर उसके बाद क्वीन विक्टोरिया थी जिस पे हमने बात की। अब ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या थी, कि बेसिकली एक पीसफुल इवेंट था जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि रूल ऑफ लॉ आया डेस्पोटिक रूल की जगह पे। जेम्स 2 जो था वो 23 दिसंबर 1688 को फ्लड करता है, हैंडेड ओवर द क्राउन टू द डॉटर मैरी, सन इन लॉ विलियम, नोन एज विलियम ऑफ द ऑरेंज। इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन या ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है। अब इसकी कॉजेज डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी है। सबसे पहली कॉज क्या थी कि जेम्स जो था उसको कैथोलिज्म को रिस्टोर करना चाहता था। जेम्स 2 जो आपके पास उस टाइम पे मोनार्क था, उससे पहले वहाँ पे सिविल वॉर हो चुकी थी। क्रोमवेल उसका लीडर था, जिसमें उसने क्या किया कि एंटी मोनार्की सेंटिमेंट्स जो है वो उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक टर्म जो यूज़ कर सकते हैं कि डिवाइन राइट ऑफ किंग। जेम्स 2 बेसिकली एक कैथोलिक था एंड डिवाइन राइट ऑफ किंग पे बिलीव करता था। पर्पस उसका क्या था कि हम मोनार्की को रीस्टोर करें इन इट्स ट्रू फॉर्म, दैट इज़ कि जो पिछली हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हो चुकी है मैग्ना कार्टा से ऑनवर्ड, पार्लियामेंट बन चुकी है, उसको ख़त्म किया जाए। देन एफर्ट्स टू रिपील टेस्ट एक्ट, दैट जो भी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे थे उनको क्या किया जाए, कैथोलिक्स, उनको अलाउ किया जाए ताकि कैथोलिज्म को वहाँ पे रीस्टोर किया जा सके। देन एक्लेसियल के जो यहाँ पे जो किंग के अपने कोर्ट होते थे, किंग की कोर्ट होते थे, वो उसको इस्टेब्लिश करना चाहता था। देन ही ऑल्सो इंटरफेयर्ड इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, जिसमें जो आइजैक न्यूटन का केस आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में भी उसने कैथोलिक्स की अपॉइंटमेंट जो है वो करना स्टार्ट कर दी। देन उसके बाद इसने अपने जो एनिमीज थे, जिसमें ड्यूक ऑफ जो मनमाउथ था, उसने स्कॉटलैंड में देन आयरलैंड में लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या था कि ये पूरा का पूरा एक कॉन्टेक्स्ट बनता है। इसके साथ साथ ही मेंटेन्ड स्टैंडिंग आर्मी, फ्रांस के साथ फ्रेंडशिप बनाना स्टार्ट कर दी। जैसा कि हमने जब ब्रिटिश हिस्ट्री में पढ़ा था तो हमने उसमें ये देखी थी चीज़ कि फ्रांस के साथ एक हिस्टोरिकल राइवलरी चल रही आ रही थी। ठीक है, उस राइवलरी में क्या था कि फ्रांस और इंग्लैंड आपस में एनिमीज थे। ठीक है, देन उसके बाद एट्रोसिटीज़ थी इन आयरलैंड, टायर कॉनल, फिर डिक्लेरेशन ऑफ इंडलनेसेस के जो कैथोलिक्स थे उनको फ्री हैंड दे दिया गया। फिर जो 7 बिशप्स थे, डिफरेंट बिशप्स थे, उनका इसने ट्रायल स्टार्ट करना शुरू कर दिया। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट वाज बर्थ ऑफ जेम्स सन फ्रॉम हिज कैथोलिक वाइफ। ठीक है, देन विलियम ओन, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी। ये कोई 8 से 9 या 10 पॉइंट्स जो बनते हैं आप उसको लिख सकते हैं। अब कॉजेज ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन में, अब ग्लोरियस रेवोल्यूशन एम टू रिवर्ट दीज थिंग्स, अगर आप इसको कॉन्टेक्चुअलाइज भी करते हैं कि वो सारी की सारी इन चीज़ों को चेंज करने के लिए आई।
सो इवेंट्स क्या थे, 7 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम बोथ विग्स एंड टोरीज वो इकट्ठे होते हैं, टॉर्बी की जगह पे आते हैं, जो उसका जो कंपेनियन था ही चेंज साइड्स, जितने भी जेम्स टू के फॉलोअर्स थे उसको चेंज किया। देन ड्यूक ऑफ मार्लबरो, जिस पे हम बाद में अभी बात करेंगे, एक एडिशनल क्वेश्चन है, उसने इसमें बड़ा एक रोल प्ले किया। ही फ्लेड टू द फ्रांस और ग्लोरियस रेवोल्यूशन आई विदाउट एनी ब्लडशेड। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है जिसकी वजह से इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है, दैट वाज द पैसेज ऑफ बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, दैट हैपेंड इन 1689 इन द आफ्टरमैथ ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। किंग लॉज नहीं बना सकता था, किंग के पास जो कोर्ट्स थे, जैसे हाई कमीशन था, जहाँ पे वो अपने विल पे जस्टिस डिस्पेंस कर सकता था, इसको हम कहते हैं जुडिशियल पावर्स। अब आज हम देखते हैं जुडिशरी, एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर तीनों सेपरेट हैं। किंग टैक्सेशन नहीं कर सकता था, पार्लियामेंट को फ्रीक्वेंटली कन्वेन किया गया, जिसमें बाद में ट्राई एनियल आपके पास एक्ट भी पास होता है। देन जो पार्लियामेंट का इलेक्शन था उसमें से इंटरफेरेंस किंग की कम कर दी गई। किंग जो था वो डायरेक्टली लोगों से पिटीशन ले सकता था, कोई एक्सेसिव फाइन्स नहीं थे, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, कोई कैथोलिक किंग जो था वो, या फिर कोई बंदा जो किसी कैथोलिक से शादी कर रहा था वो भी नहीं आएगा। फिर प्रोटेस्टेंट्स के को ये राइट दे दिया गया कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए अपने आर्म्स रख सकें, जो कि बाद में अमेरिका में भी अभी तक वहाँ पे ये चीज़ मौजूद है। तो उन इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आपके पास डेवलप होता है ट्राइएनियल एक्ट, कि पार्लियामेंट जो है वो हर 3 साल बाद ख़त्म हो जाएगी। पहले पार्लियामेंट अपनी मर्जी के वो लेके आता था, कि जो कैवलरी पार्लियामेंट थी 7 7 साल तक चलता रहता है। ठीक है, जिसमें चार्ल्स टू जब थ्रोन पे आया 1661 से 1679 तक, उसने अपनी फ्रीक्वेंट पार्लियामेंट्स रखी, इलेक्शन ही नहीं होता था, जिसमें एक लॉन्ग पार्लियामेंट थी समन द नवंबर इन 1640 by Charles I. It has been so named to distinguish it from short parliament of April May 1640। फिर लाइसेंसिंग एक्ट आया जहाँ पे इंग्लिश प्रेस को फ्रीडम दिया गया, पहले वो उस पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। सो यू कैन रिलेट इट विद टुडेज थिंग्स, कि जब आज के साथ आप बात करते हैं तो आपके यहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस उस टाइम पे दी गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई, आज कॉन्स्टिट्यूशन में वो बात होती है, फिर पार्लियामेंट के इलेक्शंस पे बात की गई, देन उसके बाद इन सारी चीज़ों को आप लगा सकते हैं। उसके बाद क्या था कि आपके पास एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, जो कि इन कॉन्टेक्स्ट टू द ग्लोरियस रेवोल्यूशन आता है, कि जिसमें एन इम्पॉर्टेंट स्टेप था टुवर्ड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। ठीक है, कि जो क्राउन की डिक्लेरेटरी प्रिंसिपल्स थे, कि राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ गिविंग राइट्स टू द पार्लियामेंट। फिर उसके बाद इसने डिफाइन किया कि क्राउन किसके पास जाएगा। जो क्वीन एन थी, जो एक आपके पास कैथोलिक वहां से कनेक्शन था, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि इट विल बी गिवन टू अ पर्सन हु इज़ प्रोटेस्टेंट। और वो कौन थी? प्रिंसेस सोफिया थी, जो के बाद में जिसका बेटा या जिसकी लीनिएज जॉर्ज 1 जो थी हाउस ऑफ हैनोवर में बनती है, दैट वाज नियर जर्मनी। उसके बाद सोफिया के बाद उसके बाद उसके चिल्ड्रन की तरफ जाएगा। दिस वाज द सिग्निफिकेंट इन सो फॉर एज द लाइन ऑफ सक्सेशन वाज लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें ये चीज़ें थी कि कैथोलिक कैन नॉट बी अ किंग, नो वॉर फॉर एक्सेप्ट फॉर सेल्फ डिफेंस, नो फॉरेन विजिट ऑफ किंग, अ पर्सन बोर्न इन इंग्लैंड एंड आयरलैंड और डोमिनियन वाज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ प्रिवी काउंसिल और हाउस ऑफ द कॉमन्स, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स या हाउस ऑफ कॉमन्स का बंदा बन सकता था, इसके बाहर से नहीं आ सकता था। जुडिशियल इंडिपेंडेंस दी गई, फिक्सिंग सैलरी बाय डिप्राइविंग द किंग ऑफ द राइट टू रिमूव एनी जज। ठीक है, नो पर्सन वाज एलिजिबल टू बी a member of House of Common if he was a part of British government or receive pension from the state। कॉमनर्स के लिए इसको बना दिया गया। ठीक है, पर्सन persecuted impeachment by House of Common के could not be pardoned by किंग विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, के अगर पार्लियामेंट का जो रोल है वो उसके बगैर उसको इम्पीच नहीं किया जा सकता। आज जो यूएस की कांग्रेस है उसमें जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो इसी तरह से आपके पास होता है। सो हम ब्रॉडली इनको इसमें
5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस हमने बात कर ली। दूसरा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कि डेवलपमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल कल्चर, आपके पास पूरा एक पॉलिटिकल कल्चर जो है वो डेवलप होता है यहाँ पे। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बुनियाद थी, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जेक्टिव था, असर्टिव फॉरेन पॉलिसी, और रिलीजियस फेयर में भी इसने कैथोलिक्स को कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंस जो है वो दी। अब इसमें काउंटर नैरेटिव लिखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात क्या थी कि नो लोअरिंग ऑफ फ्रेंचाइज, ठीक है, कि आम लोगों को तो वोटिंग राइट्स ही नहीं दिए गए, लेकिन उस टाइम पे उस लिहाज से ये बहुत बड़ी बात थी। एंड दैट वाज अ रिबिलियन ऑफ प्लोटोक्रेट्स। प्लोटोक्रेट्स एक ऐसी टर्म है जहाँ पे हम जो बड़े बड़े ऑफिस होल्डर्स होते हैं, या वहाँ पे जैसे विग्स थे, टोरीज थे, वो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ उनको राइट्स दिए, ठीक है। उसके बाद नो पावर्स टू द कॉमन मैसेस। और ट्रू डेमोक्रेसी जब हम आज के लिहाज से देखते हैं तो वो राइट्स आज तक नहीं दिए गए, ठीक है। वो राइट्स ना देने की वजह से आपके पास इस पे बड़ा क्रिटिसिज्म था। फिर लिमिटेड लिबर्टी थी, कि लिबर्टी है तो सिर्फ प्रोटेस्टेंट्स के लिए है, दूसरों के लिए है ही नहीं। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको नोट्स में एक क्वेश्चन भी दिया था कि जिसमें था कि कौन किसकी साइड पे था। वो डिफरेंट जो आपके लेडिट्यूरियंस थे और दूसरे थे कैथोलिक्स थे, उसको आप उस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। अब ग्लोरियस रेवोल्यूशन इसको क्यों कहा जाता था? ब्लडलेस थी, कंसेंट एंड कंप्रोमाइजेस था, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स थे, जो बाद में हम अभी देखेंगे। इट एंडेड डिवाइन राइट ऑफ किंग, देन इट एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लेके आया, रिलीजियस टॉलरेशन लेके आया, कोई आर्बिट्रेरी टैक्सेशन नहीं होगा। देन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के फ्रांस से भी ये अपना जो इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का, या कोई क्लैरिटी यानी एम्बिग्विटी? ये जुडिशरी वाज मेड इंडिपेंडेंट, रोमन चर्च वाज अबैंडन्ड फॉर गुड होता है हमेशा के लिए, एंड दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे आपके पास एक्चुअली जो डोमिनेशन ऑफ इंग्लैंड है, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली स्टार्टेड। ठीक है जी, ये उसकी कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं, अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो जी पूछ लें। एनी क्वेश्चन? एक मिनट लें और इसको एब्जॉर्ब करें, फिर आगे चलते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो भी आएगा डिटेल में आएगा, उसको आपने उस साइड पे उसके बैकग्राउंड में आपने लिखना है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये चीज़ें आपने बतानी है कि यही चीज़ें, जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा आपके पास। आगे चलते हैं जी। अगला आपके पास जो मेजर इवेंट होता है दैट इज विलियम थ्री एंड क्वीन एन। लेकिन विलियम थ्री जो था वो आपके पास क्वीन मैरी के साथ उसकी जो मैरिज है वो हुई थी। इनको को मोनार्क्स भी कहा जाता है। जिसमें इस मेजर इवेंट्स क्या थे, ये बिल ऑफ राइट्स की वजह से आए, कि बिल ऑफ राइट्स दिया ही इन्होंने। बेसिकली इनकी सेटलमेंट थी विद बिल ऑफ राइट्स, जिनकी सेटलमेंट थी वो सारा का सारा इसकी वजह से आया। यानी कॉन्टेक्स्ट सारा हम वही लिखेंगे। देन बैटल विद जेम्स टू, मैरी जो थी वो शी डाइड इन 1694 एंड विलियम रूल टिल 1702, फेमसली नोन फॉर द रेवोल्यूशन सेटलमेंट, जो मैंने पीछे आपको बता दिया है। अब बेसिकली विलियम जो थ्री जो था, ही वॉज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है। ही जो इसकी 9 ईयर वॉर थी 1688 से 1697 फ्रांस के अगेंस्ट, वो उसमें बड़ा इसने एक रोल प्ले किया।
ही वॉज ऑल्सो अ फाइनेंशियल रिफॉर्मर के ही सम हाउस एस्टेब्लिश बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। लेकिन उसका पर्पस क्या था? टू फंड वॉर्स एंड देन मोबिलाइज अ स्टेबलाइज इकोनॉमी, ठीक है। फिर उसको थोड़ी सी एडिशनल डिटेल इस वजह से डाली है कि अगर इस पे सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसमें ये चीज़ें भी लिख सकते हैं, जैसे मैसेकर ऑफ ग्लिनको, जिसमें जो स्कॉटिश थे, जैकोबाइट क्लैन थे, यानी जैकोबाइट रिवॉल्ट से पहले भी एक दफ़ा विलियम थ्री जो था वो स्कॉटलैंड में जो जैकोबाइट्स यानी जेम्स टू के फॉलोअर्स थे उनको मार चुका था। देन मैरी टू जो थी, शी वॉज ऑल्सो अ को मोनार्क, उसने शी फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक गवर्नेंस एंड कल्चरल पैटर्नेज, जबकि विलियम जो था ही वेज्ड वॉर। और यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर आता है, वो आपके पास है जॉन चर्चिल, या जिसको ड्यूक ऑफ मलब्रो भी कहा जाता है। ही वॉज अ मिलिट्री कमांडर अंडर विलियम थ्री, जिसने आपके पास बाद में क्वीन एन के साथ भी बड़ा एक की रोल प्ले किया। अब जो क्वीन ड्यूक ऑफ मार्लबरो था, बेसिकली ही इज कंसिडर्ड टू बी ब्रिटेन्स ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ 18th century. Then he rose to the military and political skill, served four monarchs, Charles II under जेम्स टू, जहाँ पे इसने साइड्स चेंज कर लिए। फिर हम इसका उसमें भी लिख सकते हैं कि किस तरह से वो आई और किस तरह से ग्लोरियस रेवोल्यूशन में इसने अपना रोल प्ले किया। देन विलियम थ्री एंड देन क्वीन एन। बेसिकली हिज प्राइमरी रोल वाज वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, ठीक है, जिसमें ब्लेनम पैलेस जो है, जिसको आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है, वो भी इसने बिल्ड की थी। अर्ली कैरियर की बात करते हैं तो बेसिकली फर्स्टली इसने एंग्लो डच वॉर जो थी चार्ल्स टू के अंडर जो है वो लड़ी। देन ही डिफीटेड विलियम थ्री ड्यूरिंग द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। देन ही ऑल्सो मैरिड सारा जेनिंग्स, जो क्वीन एन की क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट थी। देन अपॉइंटेड एज कैप्टन जनरल ऑफ आर्मी बाय क्वीन एन इन 1702। देन ही फॉर्ज्ड अ ग्रैंड अलायंस इंग्लैंड ऑस्ट्रिया डच रिपब्लिक अगेंस्ट फ्रांस। बैटल्स इसमें से दो तीन जो आपके पास याद रखी जा सकें वो लिख लीजिएगा। दैट इज नेवर अ बैटल लॉस्ट, नेवर अ कैंपेन फेल्ड, ठीक है। जिसमें स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन में जो इसकी मेजर, जिसको हम आगे भी देखेंगे, ब्लैड जैसे ब्लेनहेम की थी, रेमेलीज की थी, उसके बाद मेलाप्लग के की थी, देन ट्रीटी ऑफ उट्रिच, उसमें बड़ा इसने रोल जो है वो एक प्ले किया। डाउनफॉल क्या था जी? पॉलिटिकल फॉल, लॉस फेवर विद क्वीन एंड ड्यू टू टोरी opposition and his wife feud with queen. In 1711 he was dismissed. He fled to the Europe to avoid corruption charges. Then under George I he came back but retired from public life, जिसकी लेगेसी आपके पास ये है। और इसके आगे he was the greatest military genius Britain ever produced. अब इस सारे को अगर हम समराइज करते हैं तो आपके पास जो रेवोल्यूशन सेटलमेंट होती है 1701 में, वो कुछ इस तरह से थी कि बिल ऑफ राइट्स था। उसके बाद आपके पास किंग कैन मेक नो लॉज, नो टैक्सेस, नो आर्मी, नो कोर्ट, नो पनिशमेंट बाय द किंग, फ्री इलेक्शन एंड नो कैथोलिक कैन क्लेम क्राउन। अब अगर उस सारे को हम यहाँ पे लेके आते हैं, अगर हम मॉडर्न चीज़ को देखते हैं, मॉडर्न लेंस से देखते हैं, तो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट इस्टेब्लिश हुई, डिवाइन राइट ख़त्म हुआ, रॉयल डेस्पोटिज्म नहीं होगी, फंडामेंटल राइट्स। एक डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल में हमने काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों पे बात की है। सर्टन जिसमें म्यूटनी एक्ट पास किया गया, लॉज ऑफ ग्रांट एंड सप्लाईज, इसका मकसद ये था कि लोगों को जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएं। देन टॉलरेशन एक्ट था एंड ट्राइएनियल एक्ट, ठीक है जी। और ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट पे हम पहले बात कर चुके हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन या एनी क्लैरिटी? क्लियर है जी यहाँ तक? चले, अब आ जाते हैं क्वीन एन पे और हनोवरियन सक्सेशन। सबसे पहले आपके पास क्वीन एन क्या थी? लास्ट स्टुअर्ट रूलर थी, ठीक है।
एक्ट ऑफ सेटलमेंट के थ्रू आई। आप इसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट का थोड़ा सा रेफरेंस देंगे जी। ठीक है जी। जिसमें टुक ओवर द रेन आफ्टर डेथ ऑफ विलियम थ्री इन 1701। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट वाज स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन। थोड़ा सा हम इसको भी देख लेंगे। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ये भी थोड़ा सा आप बताएंगे कि किस तरह से इसने ये यूनियन ऑफ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो है वो की। देन उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पार्टी सिस्टम, इस पे भी हम बात करेंगे आगे जाके। स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन क्या थी कि आपके पास किंग चार्ल्स टू स्पेन का था, वाज अ वेरी सिक एंड हैड नो चिल्ड्रन। ठीक है जी। बट बिफोर ही डाइड उसका जो इंटायर एम्पायर था, जिसमें स्पेन, स्पेनिश अमेरिका, पार्ट्स ऑफ इटली एंड नेदरलैंड्स, टू फिलिप ऑफ अंजो, द ग्रैंड सन ऑफ किंग लुइस 14 ऑफ फ्रांस। ठीक है। इसकी अपनी औलाद नहीं थी, लेकिन किंग लुइस जो 14 था, उसका जो ग्रैंड सन था उसको दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि अगर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने ये सोचा कि अगर स्पेन और फ्रांस इकट्ठे हो जाते हैं तो ये फ्रांस को तो और बहुत पावरफुल कर देगा। और यहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है, बैलेंस ऑफ पावर का। कि एक कोई कंट्री इतनी पावरफुल ना हो जाए कि दूसरी तमाम कंट्रीज को वो सुप्रेस कर ले। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हुआ कि जिसमें डिफरेंट कंट्रीज थी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, डच रिपब्लिक एंड रूसिया, उन्होंने ग्रैंड अलायंस बनाया। और वो किसने किसने बनाया, ड्यूक ऑफ मार्लबोरो ने, टू स्टॉप फिलिप फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल। अब कौन कौन लड़े, दो मेजर साइड्स थी। एक एक साइड पे बॉर्बन साइड थी जिसमें फ्रांस एंड स्पेन था, लियो 14 ऑफ फ्रांस एंड फिलिप 5 ऑफ स्पेन। दे वांटेड टू keep Spain under Philip's rule, meaning Spain and France would be closely aligned. ग्रैंड अलायंस दूसरी साइड पे आपके पास ये कंट्रीज थी, और इनको लीड कौन कर रहा था, आपके पास इंग्लैंड। दे वांटेड टू प्रिवेंट स्पेन एंड फ्रांस फ्रॉम बिकमिंग वन जायंट एम्पायर। अब क्यों स्टार्ट हुई आपके पास की इवेंट्स क्या थी। सबसे पहले आपके पास फॉट अक्रॉस यूरोप इंक्लूडिंग स्पेन, इटली एंड नेदरलैंड्स। ब्रिटेन फेमस मिलिट्री लीडर ड्यूक ऑफ मेलब्रो वन सेवरल बैटल्स अगेंस्ट फ्रांस, जैसे बैटल ऑफ ब्लेनहेम की थी। The war dragged on for years, costing both sides a lot of money and lives. किस तरह एंड हुई? This war ended with Treaty of Utrecht and Treaty of Rastatt, जिसमें फिलिप V could remain king of Spain, but Spain and France could never unite under one ruler. Spain lost some of European territories to Austria, Britain and others. ब्रिटेन को जिब्राल्टर एंड मायनोरका जो है वो मिलती है। मेडिटेरेनियन में इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग नेवल सुपर पावर बनती है। उसके बाद फिर ब्रिटेन ने फ्रांस ने क्या किया कि इट हैड टू रिकग्नाइज जो ब्रिटेन के रूलर्स थे उनको रिकग्नाइज किया और कुछ और कंसेशन की। ये आप मैप बना सकते हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन आती है तो आप इस तरह से, ये इंग्लैंड था आपके पास, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, देन उसके बाद आपके पास ये ऑस्ट्रिया हंगरी उस टाइम पे एम्पायर था, फिर किंगडम ऑफ फ्रांस था, और यहाँ पे आपके पास नीचे ये जो स्पेनिश किंगडम है ये मौजूद था। ये नीचे आप देख सकते हैं कुछ ये स्पेनिश मोनार्कीज थी, कुछ यहाँ पे थी। सिंबॉलिक सब बना दें जस्ट, उसके साथ जो है वो आप ये चीज़ बना सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं जी। इम्पोर्टेंट क्यों थी? इट स्टॉप्ड फ्रांस फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल। It engaged or it changed the balance of power in Europe, making Britain stronger at sea. It was one of the first global wars affecting Europe, America and colonies, जिसमें मॉडर्न स्टेट सिस्टम का लेके आया कि यानी आपने क्या करना है कि आपने ये जो आपकी टेरिटरी है यहीं पे रहना है, इससे आगे या बाहर आप नहीं जा सकते। ठीक है जी। ये आप इसको देख लीजिएगा, इसको मज़ीद जो है वो समराइज कर दिया गया है। सॉल्व कैसे हुई जी? फर्स्ट पार्टीशन ट्रीटी थी 1689 में, जिसमें फर्डिनेंड शुड सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ स्पेन, जिसमें जोसेफ फर्डिनेंड था। ये आप इसको, इसकी भी जो है वो डिटेल डिटेल देख लीजिएगा। अगर पहले की समझ ना आई तो इसको आप बेशक छोड़ सकते हैं। ये मज़ीद कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन आप इसको
जो है वो रहने दीजिएगा। ये बैटल ऑफ प्लेन में अगर आप इसको डिटेल देखना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं कि आर्मीज ऑफ फ्रांस आउट ऑफ हॉलैंड, फ्रांस अटैक्ड वियना ऑस्ट्रियन कैपिटल, मार्लबरो मार्च फ्रॉम नेदरलैंड्स टू वियना इन 1705, क्रश द डिफीट। यानी ये एक ऑन गोइंग आपके पास क्या था, कॉन्फ्लिक्ट था। से एंड होती है जी इंग्लिश सिक ऑफ वॉर। टोरी पार्टी जो थी वो इसको अपोज कर रही थी, जिसमें ड्यूक ऑफ ऑर्मंड जो है, ड्यूक ऑफ मार्लबरो, उसके बाद आर्च ड्यूक जोसेफ डाइड एंड आर्च ड्यूक चार्ल्स जो आता है। हैवी फाइनेंशियल टूल्स थे, प्रिकेरियस सिचुएशन इन फ्रांस, एंड इट एंडेड इन 1713। ठीक है जी। ये ट्रीटी ऑफ ओट्रिच थी, जिसको मैंने पहले आपको समराइज वे में आपको बता दिया है। ठीक है जी। 1713, इंग्लैंड गॉट जिब्राल्टर एंड माइनोरा फ्रॉम स्पेन। स्लेव ट्रेड जो है वो मोनोपोली इसकी इंग्लैंड की बन जाती है। क्वीन एन वाज रिकग्नाइज्ड बाय फ्रांस। अब प्रोज एंड कॉन्स क्या थे कि आपके पास जो स्पेनिश प्रोविंसेस थे, कैटलोनिया सपोर्टेड इंग्लैंड बाय बट लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ फिलिप। बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हुआ, फ्रांस वीक हो गया, स्टेटमेंटशिप काम आ गई, फिर सेफ्टी ऑफ जो हॉलैंड है वो इंश्योर करवाई गई। स्पेन का इशू फॉर वंस एंड ऑल रिजॉल्व हो गया। इंग्लैंड बिकम अ ग्रेट नेवल पावर एंड रेवोल्यूशन सेटलमेंट जो थी पीछे चल रही थी, इट बिकेम मोर परमानेंट। ठीक है जी। यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन के बारे में? एनी क्वेश्चन जी? आगे चलते हैं जी। अगली हमारे पास जो इवेंट था, स्पेन और फ्रांस को आपस में इकट्ठे नहीं हुए थे, दैट इज वाई इट वाज अ पैलेस ऑफ पावर। अच्छा जी, जेम्स वन के टाइम पे आपके पास इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की आपके पास पर्सनल यूनियन थी, एक नॉमिनल यूनियन थी, लेकिन क्या था कि इनका सेपरेट रिलीजन्स थे। ठीक है जी। सिविल वॉर में स्कॉटलैंड जो था वो पार्लियामेंट्री जो फोर्सेस थी क्रोमवेल उनके अगेंस्ट था, और ये चार्ल्स वन के साथ थे। चार्ल्स वन क्या करना चाहता था, मोनार्की वहाँ पे दोबारा एस्टेब्लिश करना चाहता था। और उसके बाद पोस्ट रेवोल्यूशन एरा में स्कॉटलैंड में कुछ लोग जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे आपके पास ग्लोरियस रेवोल्यूशन को, और कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दे वर सपोर्टिंग हु? किसको सपोर्ट कर रहे थे जी? स्कॉटलैंड वाले। जिन्होंने पढ़ी है पहले बताएं। जेम्स टू, उनको क्या कहा जाता है? जैकोबाइट्स। एक्सीलेंट। स्कॉटिश जो थे दे डिडंट लाइक विलियम थ्री। ठीक है। उसके बाद नेविगेशन एक्ट क्या था जी, बताएं। एनीवन? और क्यों, इसके नतीजे में कौन सा एक्ट आया था? गुड, एक्सीलेंट। सो दो एक्ट पास किए गए थे, एक नेविगेशन एक्ट, ठीक है,
नेविगेशन एक्ट क्या था कि आपके पास कोई भी ट्रेड जो थी वो विदाउट ब्रिटेन अप्रूवल वो नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने सिक्योरिटी पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि दे विल नॉट रिकग्नाइज नोवरियन सक्सेशन। ठीक है, तो इनके दरमियान पहले ये मसला जो है वो चलता आ रहा था। सो इंग्लैंड ने क्या किया, इट रिटेलिएटेड बाय पासिंग सोमर्स एक्ट। इवन नो कि सोमर्स एक्ट क्या था? किसी ने नोट्स पढ़े हों? बेसिकली आपके पास ये इसमें इट वाज पास बाय द, और ये क्वेश्चन ऑफ थ्रोन का था कि जो बंदा ग्लोरियस रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा या एक्ट ऑफ सेटलमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको हम क्या करेंगे कि आपके पास हम उनके अगेंस्ट वॉर जो है वो वेज करेंगे। ठीक है जी, कि जो भी बंदा आपके पास हनोवरियन सक्सेशन को नहीं रिकग्नाइज करेगा हम वॉर वेज करेंगे। ठीक है जी। सो इसमें क्या था कि अगेन कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, आपको नोट्स में मिल जाएगा, स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन हो चुकी थी जिसमें इंग्लैंड को पता चल गया था कि अगर हमने ये स्कॉटलैंड वाला मसला परमानेंटली हल ना किया तो ये हमारे अगेंस्ट लड़ते रहेंगे। देन राइज ऑफ जैकोबाइट्स, इंग्लैंड को ये भी खतरा था कि जैकोबाइट्स वहाँ पे राइज कर रहे हैं। सो वी नीड टू हैव अ मोर परमानेंट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। मेन क्या थी क्लॉजेज, ये आपने पढ़ी ली होंगी, देखा भी होगा, वही है ऑलमोस्ट, जिसमें जॉइंट नेम था, वन पार्लियामेंट थी, रिकग्निशन ऑफ बिल ऑफ राइट्स। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड आप कर दें, नीचे लिख दें एक्ट ऑफ सेटलमेंट को थोड़ा सा बता दें क्या है, हनोवरियन सक्सेशन को बता दें कि क्या है। फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन स्कॉटलैंड को दी गई। स्कॉटलैंड लॉज जो थे, इक्वल ट्रेडिंग राइट्स, सेम कोइन, सेम वेट्स, और ये डेरियन स्कीम थी जिसके नीचे इसकी डिटेल लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एडवांटेजेस क्या थे जी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। एडवांटेजेस टू इंग्लैंड, स्कॉटलैंड बिकेम मोर प्रॉस्परस, एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन एंग्लो स्कॉटिश हिस्ट्री, लॉस्ट इंडिपेंडेंस बट वन सो मैनी फ्रीडम्स। उसके बाद क्या था कि आपके पास political security, revolution, settlement, Highlanders proved very good in the army. Basically, these are the for England, and these advantages are for Scotland. White are for those white are for Scotland, and ये जो आपके पास orange type हैं ये इंग्लैंड के लिए हैं। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? एनी क्वेश्चन? आगे आता है जी नोवेरियन सक्सेशन। ये सारे के सारे इसकी जी रीजंस थी। एक बिल ऑफ सेटलमेंट, क्वीन एन जो थी डाइड चाइल्डलेस, तो इसमें हम रेफरेंस कहाँ देंगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट का बताएंगे, राइजिंग थ्रेट ऑफ जैकोबाइट्स, डिफरेंट एफर्ट्स वर मेड बाय टाइम एंड अगेन कि इनको लेके आया जाए यहाँ पे। फिर यूनियन ऑफ स्कॉटलैंड था 1707 में, 1707 में। देन जेम्स एडवर्ड वाज एन ऑब्स्टिनेट मैन, कि वो ये चाहता था कि मैं ही सिर्फ पावर में आऊं, जिसमें आपके पास जो हेल्ड हार्ले एंड बॉलनब्रूक था, ही साइडेड विद विग्स, और जो विग्स थे वो उन्होंने कहा कि हम इसको पावर में लेके आते हैं। सो इन दिस वे जॉर्ज वन केम इनटू द पावर, एंड ही हैड अ वेरी अनअट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, जिसमें लैक ऑफ वार्म था, लव नहीं था, कोई इंग्लिश पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं थी, मैन ऑफ लो कैलिबर, मोनार्की रही नहीं उसके बाद, इंग्लिश पॉलिटिक्स का उसको पता नहीं था। सो इट रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ party politics, as well as the establishment of prime ministership and all of the other things, कि जो कि नॉमिनल रोल था मोनार्की का वो भी इसने क्या कर दिया, आपके पास खत्म कर दिया। सो वन फर्स्ट अटेम्प्ट दैट वाज मेड बाय जेम्स टू, के जो फॉलोअर्स थे और जो उसका सन था, उसके जेम्स टू के जो डिसेंडेंट्स थे,
बॉलनब्रुक, टॉरीज, इसी वजह से विग ओलिगार्की स्टार्ट होती है, बिकॉज टॉरीज साइडेड विद, पहले उन्होंने हनोवरियन सक्सेशन को सपोर्ट नहीं किया, देन दे साइडेड विद हु, जेम्स एडवर्ड जो कि सन था जेम्स टू का, और उसकी वजह से विग ओलिगार्की स्टार्ट होती है। ये आपने रेफरेंस लाजमी रखना है। देन राइजिंग ऑफ 1715, रोल ऑफ फार्मर्स, जो फार्मर्स थे उनका भी बड़ा एक रोल था, जो कि आउटस्कर्ट्स में लोग रह रहे थे, स्टिल दे respected monarchy and they wanted monarchy to come back. देन टोरी पार्टी का आपके पास इसमें रोल था कि लुई 14 जो फ्रेंच मोनार्क था उसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया टू ब्रिंग बैक दीज फॉलोअर्स ऑफ जेम्स टू अंडर द लीडरशिप ऑफ जेम्स एडवर्ड। ठीक है। सो रीज़न क्या थी कि दे थॉट कि जे जॉर्ज वन तो ऐसा इतना अट्रैक्टिव नहीं है, तो दे विल इजीली विन दिस फाइट। इंग्लैंड में रिबिलियन स्टार्ट होती है, जिसमें फॉस्टर एंड अर्ल ऑफ टेरन डरवन वाटर जो है वो उसने ग्रेट अपराइजिंग स्टार्ट की, जिसमें रॉयल आर्मी ने उनको एक क्रशिंग डिफीट दी एट प्रेस्टन। फिर स्कॉटलैंड में रिबिलियन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें अर्ल ऑफ, अर्ल लिख लीजिएगा यहाँ पे, ऑफ मार्क्स गैदर्ड इन हिली ट्राइब्स, ड्यूक ऑफ अरेगल इन्फ्लिक्टेड अ डिफीट ऑन दोज, जेम्स एडवर्ड वाज डिफीटेड एंड फ्लेड टू फ्रांस। अब ये फेल क्यों हुई? फर्स्टली ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज, वीक कैरेक्टर ऑफ जेम्स एडवर्ड एंड नो सपोर्ट फ्रॉम किंग ऑफ फ्रांस। उसने कहा था कि प्लेज की थी वो लेके आता है। सो टोरी जो है वो वीक पार्टी होती है। आफ्टर दैट विग जो है वो पावर्स में आते हैं। देन ट्राई एनियल के बाद सेप्टेनियल एक्ट आ जाता है कि 7 साल बाद आपके पास ये जो इलेक्शंस होंगे। सो इन दिस वे दिस वाज आल्सो एन इवेंट टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विग ओलिगार्की। फिर उसके बाद रिएट एक्ट आया कि कोई भी बंदा इकट्ठा होकर नहीं कर सकता। उसके बाद जो जिन्होंने सपोर्ट किया था, जिसमें फॉर एग्जांपल डरवन डरवेंट वाटर जो था, उसको उन्होंने हैंग कर दिया आपके पास। उसके बाद क्या था जी? साउथ सी कंपनी थी 1711 में। हार्ले एस्टेब्लिश कंपनी टू ट्रेड विद अमेरिकन कॉलोनीज। अ बबल क्रिएट हुआ, पीपल ने, लोगों ने उससे मनी विड्रॉ की, मिनिस्टर्स वर होल्ड रिस्पॉन्सिबल, वॉलपुल मैनेज क्राइसिस। जस्ट अ सेकेंड। एंड वॉलपुल मैनेज द क्राइसिस, उसको उसने मैनेज किया। ये वॉलपुल वाले में हम लिखेंगे। देन वॉर बिटवीन स्पेन एंड इंग्लैंड जो थी, दैट आल्सो एंडेड। अगर इसका हम हनोवरियन सक्सेशन को देखते हैं तो सबसे पहले अटेंडेड द डिवाइन राइट ऑफ किंग। 57 क्लेमेंट्स थे उस टाइम पे। पार्लियामेंट की पावर को इसने इंक्रीज किया। उसके बाद जॉर्ज वन की जो एलियननेस थी, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ फेमिलैरिटी ना होना, इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टी सिस्टम। प्राइम मिनिस्टरशिप आया, विग्स आए, जैकोबाइट्स की रिवॉल्ट ख़त्म हुई। देन रिलीजियस सिग्निफिकेंस थी कि दे पास सर्टन रिलीजियस एक्ट्स, जिसमें उन्होंने ये किया। सो एक एडिशनल जो चीज़ मैं यहाँ पे डालना चाहता था वो, आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि ये एक्सपेक्टेड है, आया नहीं कभी, बट इट कैन कम इनटू द पेपर्स। आप इसको एक दफ़ा ओवर व्यू कर लीजिएगा। ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंग्लैंड। 15th सेंचुरी में आपके पास ओनली पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें यॉर्कशायर से, और दूसरी साइड पे ये लैंकेस्टेरियन सन्स थे। ठीक है जी। 1640 में रॉयलिस्ट और कैवलरियस, जिसमें एक साइड पे किंग को सपोर्ट कर रहे थे और एक साइड पे किंग के अगेंस्ट थे, जो कि आपके पास पार्लियामेंट की फोर्सेस थी। दोज अपोज्ड राउंड हेड्स, जो कुछ उसको राउंड हेड्स थे और कुछ उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। देन इट एक्चुअली ओरिजिनेटेड इन 1679, जिसमें शाफ्ट्सबरी जो था उसने पुट फोर्थ किया बिल टू एक्सक्लूड जेम्स टू फ्रॉम सक्सेशन ऑफ थ्रोन्स नोन एज पिटिशनर्स। अब ये जो राउंड हेड्स वाले थे, दे वर सपोर्टिंग मोनार्की एंड दीज वर द पीपल जिन्होंने कहा कि हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, जिनको वेग या रेबल्स कहा जाता है, जो बाद में लिबरल पार्टी में कन्वर्ट होते हैं।
देन डेनबी जो था उसने अपोज किया बिल वर टू बी कॉल्ड एज अबहोरर्स, टोरीज, हाईवेमैन और डेकेट्स। इनकी डिफरेंट पॉलिसीज थी, वो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया हुआ है, वो चाहे आप इसमें लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या था कि आपके पास जॉन लॉक ने बड़ा इसमें इस पे बात की है, सिविल गवर्नमेंट। थोड़ा सा जॉन लॉक की फिलॉसफी को अगर पॉलिटिकल साइंस आपने रखी हुई है तो वो आप इसमें लिख दीजिएगा। देन हॉब्स जो था, ही रोट लेवाथन, टोरीज जो थे उसके फॉलोअर्स थे। अब मैं इसको सिंपल बता दूं, जो लॉक था वो डेमोक्रेसी का फॉलोअर था। उसने 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट लिखी थी। डेमोक्रेसी, ये लिमिटेड फॉर्म ऑफ एक जो लिबर्टी है उस पर बात की थी। हॉब्स जो था वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करता था, मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी था कि एक स्ट्रॉन्ग मोनार्क होना चाहिए, सारी की सारी पावर्स उसके पास होनी चाहिए। सो ये उसके फॉलोअर्स थे। विग्स जो थे फेवर रिलीजियस टॉलरेंस वाइल टोरीज वांटेड टू अपहोल्ड एंग्लिकन चर्च, सो कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट। विग बिलीव्ड इन रूल ऑफ लॉ, टोरीज वांटेड टू रिस्टोर डिवाइन राइट ऑफ किंग। विग्स वांटेड टू मेक मिडिल क्लास वाइल टोरीज जो है वो जो थे ज़्यादातर लैंडलॉर्ड्स थे। फॉरेन पॉलिसीज में टोरीज जो थे वो एक्सपेंशनिस्ट थे, वो इंपीरियलिज्म को सपोर्ट करते थे। देन उसके बाद विग्स जो थे वो क्या करते थे कि वो फ्री ट्रेड या एक लिबरल अप्रोच उनकी थी टुवर्ड्स दिस। उसके बाद जेम्स टू के जो टाइम पे ग्रोथ हुई, कि आपके पास ये मैंने आपको बता दिया। विलियम थ्री एंड मैरी फेवर्ड बोथ पार्टीज बट टोरीज won द इलेक्शन इन 1700 ड्यू टू द अग्रेसिव पॉलिसीज ऑफ विलियम। उसके बाद क्वीन एन जो थी, शी फेवर्ड टोरीज ड्यू टू देयर सपोर्ट फॉर डिवाइन राइट ऑफ किंग। उसके बाद रिकट क्लब एंड अक्टूबर क्लब बनते हैं, जिसमें अगेंस्ट जो टोरीज और विग्स जो थे वो बैठ के वहाँ पे बातें करते थे। जो ड्यूक ऑफ मलब्रो था, ही वॉज टोरी बट साइडेड विद विग्स। हनोवरियन सक्सेशन आ जाती है, जिसमें विग्स जो थे वो इन फेवर, टोरीज जो थे वो अगेंस्ट थे। जॉर्ज टू के टाइम पे एब्सोल्यूट रूल था। सो ये एक शॉर्ट सी पॉलिटिकल पार्टीज की ग्रोथ है इन इंग्लैंड। और फाइनली क्या हुआ कि विग पार्टी जो है वो लिबरल में कन्वर्ट हो जाती है, टोरी कंजर्वेटिव में। और मैं बाद में जाके कब बनी थी जी आपके पास लेबर पार्टी? आई एम अ लिटिल बैड विद डेट्स। बताएं जी, लेबर पार्टी कब बनी थी? 1905 में? 1906 में। चलें जी, अब आते हैं जॉर्ज टू पे। 1727 में उसकी बेटर कमांड थी ऑन इंग्लिश, क्योंकि आ रहा आने वाला जो किंग है उसके पास पिछला एक्सपीरियंस होता है। मेजर इवेंट्स जैकोबाइट रिवॉल्ट 1745 में, वॉर ऑफ जेंकिंस एयर एंड द 7 ईयर वॉर, जिसमें हम इन दो पे बात करेंगे, जैकोबाइट रिवॉल्ट और 7 ईयर वॉर पे। दूसरी वॉल्ट आपके पास 45 रिवॉल्ट होती है 1745 में। चार्ल्स एडवर्ड जो कि जेम्स एडवर्ड का बेटा था, वो आता है यहाँ पे। ऑस्ट्रियन सक्सेशन की एक वॉर वहाँ पे चल रही थी। फ्रांस प्लेज टू सपोर्ट विद 15,000 सोल्जर। चार्ल्स जो था, ही लैंडेड इन स्कॉटलैंड। अगेन हाईलैंडर सपोर्टेड हिम। इनिशियल सक्सेस एट एडनब्रो। ड्यूक ऑफ कम्बरलैंड नोन एज बुचर कम्बरलैंड, उसने क्या किया कि इस चीज़ को ख़त्म किया। देन डेथ ऑफ जैकोबाइट्स कॉज फॉर वंस एंड ऑल, इसमें आपके पास ये फेल होता है और उसमें ये जैकोबाइट रिवॉल्ट जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये इसको देख लीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहें तो, कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। एक मिनट, ये भी इसको देख लीजिएगा, वॉर ऑफ जेंकन्स एयर, कि बेसिकली ये ट्रीटी ऑफ उटरेज की वजह से वन शिप जो था दैट वाज अलाउड टू स्पेनिश अमेरिका। इंग्लिश स्मगलिंग हो रही थी ड्यू टू ग्रेट डिमांड। कैप्टन जेंकन्स एयर वाज कट बाय द स्पेनिश एंड इट वाज प्रेजेंटेड बिफोर पार्लियामेंट। Walpole tried to appease the parliament but yielded to the mounting public pressure। और ये वीक करेक्टर ऑफ वॉलपोल जो था, इट लेड टू द डिफीट। ये ये इसके इवेंट हैं, ठीक है जी। ऑस्ट्रियन सक्सेशन के जस्ट एक आपने इसको
फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज आपने इसको देख लेना है जी। बिल्कुल पॉइंट्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ये जी जो लाइनें लगा रहे हैं इनसे गुजारिश है कि अगर ये लाइनें ना लगाएं तो फिर भी इनकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। तो काइंडली अगर आप इसको रिमूव कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये बिल्कुल पॉइंट्स हैं, आप इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। वेग ओलिगार्की जी हम देख सकते हैं। उसमें जॉर्ज वन एंड टू जो था, लैक द इंग्लिश स्किल्स, दे हैड ओनली लव फॉर हनोवर लैंडलॉर्ड्स एंड 70 फैमिलीज जो थी, दे कंट्रोल्ड एवरी सेक्टर। ठीक है जी। क्यों ये क्यों ये सक्सेसफुल थे? ब्लू आइड थे फॉर मोनार्क्स, टोरी सपोर्टेड फॉर सिविल वॉर, इन इनेप्टनेस ऑफ मोनार्क्स हम बात कर चुके हैं। पैटर्नेज पावर थी कि करप्शन, ब्राइबरी, जैसे वालपुल कहता था कि एवरीवन हैज़ अ प्राइस। दे कंट्रोल्ड चर्च, एंड देन द गुड थिंग वाज दे हैड पास सर्टेन एक्ट जिसमें टॉलरेशन एंड मॉडरेशन था। विग्स जो थे दे वर इन्फ्लुएंशियल पीपल। देन इनके टाइम पे ब्रिटेन जो है वो एम्पायर एक्सपेंडेड, यानी इन्होंने कॉलोनीज, अमेरिका में कॉलोनीज बनाई। देन इंडिया की तरफ कलोनियल एक्सपेंशन की, तो क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस लीडरशिप थी जिसमें टाउन्समैन था एंड रॉबर्ट वॉलपोल, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एंड मेरिट्स क्या थे ये जी इसके देख लीजिएगा। मेरिट्स यू कैन राइट इट जहाँ पे आपको लगे। ये इसकी जी हैं सारी मेरिट्स और डीमेरिट्स। आपको बिल्कुल ये अगर आप जैसे ये बेसिकली इन 3 लेक्चर में कोशिश करूंगा कि आपकी जो पेपर की रात आपकी रिवीजन है ना वो वाले नोट्स बन जाए। ठीक है जी। सो देन बिकेम द रॉबर्ट वॉलपोल, he was the first ever prime minister, a man who would become not only Britain's first prime minister but also the longest serving prime minister. He developed cabinet system, was from a wealthy family, worked under the leadership of Marlborough. Tories imprisoned him for embezzlement, जिसमें साउथ सी क्राइसिस जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जब आप वो पढ़ेंगे तो इसके साथ रिलेट कर लीजिएगा। वॉज अगेंस्ट रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स, कि बेसिकली ये कहता था कि कोई रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स नहीं होनी चाहिए। इसकी बड़ी फेमस एक कोट है, लेट द स्लीपिंग डॉग लाई, कि वो जैसे पड़ा है वो पड़ा रहे, उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। सो इसने क्या किया कि आपके पास एक एक्साइज बिल लेके आया। उसके बाद कैप्टन पोर्टेरियस इंसिडेंट था, कि एक कैप्टन था जिसमें डिफरेंट इवेंट्स हुए हैं, ये भी आई गेस दैट वाज रिलेटेड टू सम इवेंट इन अमेरिका। मजीद डिटेल इसकी देख लीजिएगा। देन ही स्ट्रेंथन द नोबिलियन सक्सेशन, उसमें सारी बातें आपने वही लिखनी है जो पहले हैं। देन हाउस ऑफ कॉमन्स गॉट स्ट्रेंथन, हेल्प इन द एवोल्यूशन ऑफ कैबिनेट सिस्टम। देन प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेसी एंड जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट के, यानी जो कैबिनेट में फैसले किए जाते थे, बेसिकली ही ऑल्सो एस्टेब्लिश द कैबिनेट सिस्टम, कि जहाँ पे चंद लोगों के साथ ये फैसले करता था, और अगर उसकी एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि तमाम लोग उसको ओन करेंगे। पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, देन साउथ सी कंपनी का एक क्राइसिस उसको भी हैंडल किया। नेशनल डेट जो था उसको रिड्यूस किया। सिंकिंग फंड जिसे हम कहते हैं रिजर्व सिस्टम, वो इंट्रोड्यूस करवाया। देन ही वाज अगेंस्ट नेविगेशन एक्ट टू बी इम्पोज्ड ऑन कॉलोनीज। फ्री ट्रेड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, बॉन्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। मॉडरेट रिलीजियस पॉलिसीज थी। फॉरेन पॉलिसी में जो था फ्रांस के अगेंस्ट एक एग्रेसिव स्टांस लिया गया। जंकन एयर की वॉर का आप जब आप पढ़ेंगे तो उसमें रेफरेंस दे दीजिएगा, दैट वाज हिज वीकेस्ट पॉइंट।
देन कलोनियल पॉलिसी क्या थी कि आपके पास बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी थी जहाँ पे ही वांटेड टू हैव मोर इन्फ्लुएंस इन कॉलोनीज एंड एनहेंस द इंपीरियल प्रेस्टीज ऑफ ब्रिटेन। ठीक है जी। एंड ही डाइड इन 1705। देन बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी बता सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें आपके पास नोट्स में होंगी। और क्या है जी एक्स्ट्रा नोट्स में बताएं। जो भी आप इसमें एक्स्ट्रा लिखना चाहें वो इसको लिख सकते हैं आप। आगे जी पिट द एल्डर आ जाता है, इस पे भी हमने बात की हुई है पहले। जिसमें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। He resigned from the ministry following the conflict with George III. He was summoned again and made prime minister. Pitt Live ऑस्ट्री influential personality थी, फोर्सफुल orator था, डेमोक्रेटिक था। ये इसमें आपके पास 7 ईयर वॉर में इसका बड़ा एक की रोल था, जिसमें इसने ये डिफरेंट काम किए। जिसमें इंग्लैंड 7 ईयर वॉर को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सिराजुद्दौला ने जो कैप्चर किया बंगाल को, आगे हम उसको देखते हैं। Then he passed Militia Act by which young men were favored. Then he raised local army, navy and army को इसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग किया। अब ट्रीटी ऑफ 7 ईयर वॉर क्या थी कि बेसिकली ये एक कॉन्फ्लिक्ट था जिसको फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। सो उससे पहले क्या था कि आपके पास जो एक ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हो रही थी। अगर आपको ये नहीं भी याद रहता तो आप ये इसमें सिंपली लिख सकते हैं जी, इंग्लिश और फ्रेंच राइवलरीज थी इन कॉलोनीज में, जिसमें अमेरिका में भी थी, देन उसके बाद इधर भी था, इंडिया में भी था, और दूसरी और जगह भी थी। देन ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया के देन राइवलरी थी। ग्रोइंग पावर ऑफ प्रूशिया थी, जो जो था वो बैलेंस ऑफ पावर को इंटरप्ट कर रहा था। तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि आपके पास इंग्लैंड एंड प्रूशिया जो थे, they were on one hand, while Spain, Austria, and just a second, एक मिनट देंगे मुझे। सो ये इसके डिफरेंट ये वॉर फ्रंट्स थे, जिसमें इंडिया और अमेरिका में था, जिसमें पिट सपोर्टेड रूसिया टू टेक बैक, जिसमें ये आप इसको देख लीजिएगा, ये हमने इस पे बात की हुई है। ट्रीटी वाज साइंड इन पेरिस इन 1763। ये रिजल्ट्स थे जिसको इनको आप एडिशनली देख के उसमें ऐड कर लीजिएगा। और दैट इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट सेगमेंट, जो कि यूजली हम उसको करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन जी। एनी क्वेश्चन जी। उसके बाद ये तीन मेजर आगे हमारे रह जाते हैं।
जिसको हम आगे कर लेते हैं। एक दफ़ा देख लें तो अच्छा है। ये जी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जिसमें 5 आपके पास सदर्न थी, 5 आपके पास नॉर्दर्न कॉलोनीज थी, 4 मिडिल कॉलोनीज थी। बताऊंगा बताऊंगा जी। अब ब्रिटेन का क्या था कि बेसिकली ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम था। ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज थी जो कि ब्रिटेन ने इम्पोज की थी ऑन अमेरिकन कॉलोनीज बिफोर अमेरिकन रेवोल्यूशन। It was mercantilism, a system that sought to ensure the economic prosperity of mother country by controlling colonial trade and maximizing exports. प्रिंसिपल्स क्या थे कि इंश्योर कॉलोनी सप्लाइड रॉ मटेरियल जिसमें तंबाकू था, टिम्बर था, कॉटन था, required colonies to import British manufactured goods rather than producing domestically, restricted colonial trade with other nation to prevent, जिसमें ये डिफरेंट एक्ट्स थे, जिसमें नेविगेशन एक्ट था जिसको हमने पढ़ा है। देन बेनिफिट्स एंड बर्डन्स क्या थे कि कॉलोनियलिस्ट जो थे उनको भी बेनिफिट्स थे, बट देयर वाज अ ग्रेटर बर्डन ऑन कॉलोनियलिस्ट। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन थी, इंक्रीज टैक्सेशन था, लिमिटेड इकोनॉमिक फ्रीडम थी, और इसकी एग्जांपल आप देख लें ईस्ट इंडिया कंपनी है। सो कॉलोनियल रेजिस्टेंस स्टार्ट होती है, जिसमें आपके पास जो मैनी कॉलोनियलिस्ट थे, दे रेजिस्टेड ब्रिटिश इकोनॉमिक कंट्रोल। स्मगलिंग होना स्टार्ट हो गई, इकोनॉमिक हार्डशिप आना स्टार्ट आ गई, देन सैनिटरी नेग्लेक्ट जो है वो पॉलिसीज आना स्टार्ट हो गई, कि जहाँ पे जो 7 ईयर वॉर के बाद एक अमेरिकन एवोल्यूशन की तरफ इवेंट थे, जिसमें शुगर एक्ट था, फिर स्टैम्प एक्ट था, टाउनशिप एक्ट था, टी एक्ट था, कोएसिव एक्ट थे। देन उसके बाद आपके पास जो डिफरेंट एक इवेंट्स होते हैं, जिसमें जो डिफरेंट कॉलोनीज बनाई गई, जैसे फॉर एग्जांपल वर्जीनिया था, मैरीलैंड था, नॉर्थ एंड साउथ कॉलोनीज थी, तो इनमें ये सारी की सारी आपके पास पॉलिसीज चल रही थी। ठीक है जी। कुछ कॉलोनीज में इलेक्शन हो रहा था, कुछ में आपके पास नहीं हो रहा था, कुछ मिडिल कॉलोनीज थी। ये सिंपली आपने इसको एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेना है। सो जिन कॉलोनीज में इलेक्शन हो रहा था वहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें गवर्नर था, गवर्नर और इलेक्टेड असेंबली होती थी, जो बाद में इंडिया में आकर रेप्लिकेट किया गया इन 1909 में। सो डिफरेंट नेविगेशन एक्ट थे, जिसमें 1641 का था, 51 का था, 60 का था, 89 का था, और उससे पहले जो मैंने आपको इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो बता दिया। देन इनिमरेटेड लिस्ट की एक लिस्ट थी आपके पास। फिर कॉलोनियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोहिबिशन एक्ट था। सो 7 ईयर वॉर में ब्रिटेन जो है फेस्ड हैवी लॉसेस, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो टैक्सेस लगा रही थी, जिसमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। कॉलोनियलिस्ट जो थे वो ज़्यादा लिबरल थे, और रिलीजियस डिफरेंसेस थे कि यहाँ पे आपके पास जो कैथोलिक्स थे वो भाग के वहाँ पे चले जाते थे, सो प्रोटेस्टेंट यहाँ पे मौजूद थे। सो एंड ऑफ 7 ईयर वॉर एंडेड द डेंजर ऑफ फ्रेंच एंड कैनेडियन इन कैनेडियन टेरिटरीज के, वहाँ पे जो ऊपर मौजूद थे। कनाडा आपको कहाँ पे चला गया था, किसके पास, अमेरिका के पास चला गया था। तो आफ्टर दिस ब्रीफ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नाउ वी हैव टू फाइट अगेंस्ट ओनली वन पावर, दैट इज अमेरिकन, और फ्रांस ने भी उसको हेल्प आउट किया। सो आपके पास क्या हुआ, ये- ये- जिस टाउनशिप ड्यूटीज थी। देन बॉस्टन टी पार्टी का एक इवेंट था, सो उन्होंने अपनी कांग्रेस बनाई जिस 1774 में। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उन्होंने क्या किया कि ये वॉर जो है वो डिक्लेयर कर दी। ये उसकी कुछ डिटेल्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा, जिसमें वॉर ऑफ लिजिंगटन है, वॉर एट बंकर हिल था, वॉर एट द हाइट ऑफ अब्राहम था, जनरल वाशिंगटन जो था कमांडर इन चीफ, दे डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस इन 40 जुलाई 1776। फ्रांस और स्पेनिश जो है इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, ट्रीटी ऑफ वर्साई होती है 1783 में, इंडिपेंडेंट बाय
ऑल जो पावर्स हैं रिकग्नाइज हुई, जिसमें स्पेन जो था उसको पहले जो माइनोरा उसको मिला था वो फ्लोरिडा और माइनोरा वो उसको मिल जाता है। फ्रेंच took back their colonies in West Indies, अफ्रीका एंड इंडिया। सो आउटकम क्या थे कि इंग्लैंड जो है फेस कमर्शियल लॉस, प्रेस्टीज एंड पावर, पर्सनल रूल जॉर्ज थ्री का एंड हो जाता है, राइज ऑफ न्यू कॉलोनियल पॉलिसी जिसमें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई। फ्रांस को अपनी हेल्प आउट किया इसने, ई गेन प्रेस्टीज, वॉर कॉस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसको हम बाद में देखेंगे, और आयरिश इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है 1782 में, और अमेरिका आपके पास बन जाता है। ठीक है जी। उसके बाद जी आपके पास है एग्रेरियन एंड, बस एक दफ़ा उसको देख लें जी, ये देख लीजिएगा बिल्कुल बेसिक्स है। ठीक है, जिसमें ओपन फील्ड था, उसके बाद ये उसकी कॉजेज थी, एज सच इसमें कोई वो नहीं है। ये जी इफेक्ट इसको लाजमी देख लीजिएगा कि इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जो है, डिसअपेरेंसेस ऑफ स्मॉल फार्मर्स, पुअर plight of factory workers, society divided into classes, moral degradation, नेशनल वेल्थ जो है वो इंक्रीज होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स थी, नीड फॉर फैक्ट्री रिफॉर्म्स था, बर्थ ऑफ चार्टर्स मूवमेंट जो कि हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें देखेंगे, इंग्लैंड एज सुपर पावर के तौर पे आता है, पॉलिटिकल फिलोसफी, नेशनल यूनिटी गॉट स्ट्रेंथन। ये जी आगे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इस पे भी हमने बात की है, बिल्कुल बेसिक्स है ये। सोशल कॉजेज थी, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, सीवियर फेमाइन ऑफ 1788, इमीडिएट कॉज जो थी उस टाइम पे, जो बास्टाइल का पैलेस था उसको इन्होंने क्या किया कि बर्न करने की कोशिश की। सो ये भी हमने आई गेस ऐसा जिसमें कोई अपना वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। आप इसको जस्ट गो थ्रू दी स्लाइड्स, जिसमें सोसाइटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंफॉर्मेशन सपोर्ट किया इन्होंने। देन जो टेरर था, रेन ऑफ टेरर था, दे इंस्टिल फियर इन पीपल एंड वांटेड टू कीप देम अलूफ। चार्ल्स फॉक्स जो था ही फेवर्ड रेवोल्यूशन, बर्के जो था कॉल्ड इट एज आर्किटेक्ट ऑफ र्यून, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी। टॉम पेन एंड जेम्स विलियन गॉडविन सपोर्टेड द रेवोल्यूशन। पिट पास एलियन हेबियस कॉर्पस सेडिशियस मीटिंग एक्ट्स, और इसने सेंसर किया किसको, प्रेस, कि कोई भी बाहर से बंदा इधर नहीं आएगा, हैबियस कॉर्पस, लोग इकट्ठे नहीं होंगे, मीटिंग नहीं कर सकते आप, प्रेस को सेंसर करना स्टार्ट कर दिया। देन दे स्टार्टेड वॉर विद फ्रांस फॉर कमर्शियल राइवलरी, सोशल फ्रीडम्स वर कर्ब्ड। इंग्लैंड के लिए क्या था कि ये सारी चीज़ें आती हैं, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी, शॉर्टेज ऑफ फूड था, पिटेबल कंडीशन थी, आयरिश इशू स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वहाँ पे रिबिलियन स्टार्ट हो जाती है, और आर्ट्स एंड लिटरेचर फ्लरिश होता है। उसकी वजह ये आपके पास होती है, क्योंकि नेपोलियनिक वॉर्स फौरन से स्टार्ट हो गई थी, जिसमें सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स थे बिटवीन नेपोलियन बोनापार्ट फ्रेंच एम्पायर एंड यूरोपियन कोalitions, जिसमें मेजर नेवल पावर के तौर पे ब्रिटेन जो था पहले से मौजूद था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आपने ये लाजमी लिखना है कि जो नेपोलियनिक वॉर्स थी वो किस तरह से की, ये आप उसने एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, कि जो आपके पास फ्रांस था उसने इन सारी कंट्रीज के ऊपर यहाँ पे अपनी नेवी जो है वो लेके आया। उसने कहा कि आपने यूके के साथ ट्रेड नहीं करनी। सो उसने बेसिकली ट्रेड का ब्लॉक जो है, ब्लॉकेज जो है वो लेके आता है आपके पास। सो ये क्या था कि रॉयल नेवी जो थी उसने नेपोलियन के एक्सपेंशनिस्ट प्लान को रोका, जिसमें ये एक बैटल ऑफ ट्रैफाल्गर जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें नेल्सन की विक्ट्री अगेंस्ट ब्रिटिश इंश्योर ब्रिटेन नेवल डोमिनेंस। ब्रिटेन फंडेड coalition असिस्टिंग स्पेन एंड पुर्तगाल एंड रशिया, की लीडर्स इसमें एक लॉर्ड नेल्सन था,
एंड ड्यूक ऑफ वेलिंगटन पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपने ये ही बात लिखनी है इसमें। ये कुछ बैटल्स के नाम है, इसको आप देख लीजिएगा, एक दो देख के उसमें बता दीजिएगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था जी आपके पास? इट्स स्ट्रेन्ड इकोनॉमी बट इमर्ज एज लीडिंग ग्लोबल पावर, expanded the British Empire due to the weakening of France and Spain. Then इसके कुछ political consequences थे, strengthening Britain's position as leader in Europe. Congress of Vienna to ensure peace, जिसमें नेशनल उनकी जो पॉलिटिक्स है उस पर भी इम्पैक्ट था। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट क्लास। यहाँ तक कोई अगर क्वेश्चन करना है तो आप कर लें। ये स्लाइड्स मैं वकास को कहूँगा, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देगा, और इसमें आपने यही करना है। नहीं, वॉज पे सेपरेट क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट आपने पढ़ना लाजमी है एक दफ़ा इन स्लाइड्स को। ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस? एमसीक्यूज की फाइल आप लोगों के साथ सेपरेट शेयर हो गई है। कल नहीं होगी जी, परसों होगी। सो आई होप इट वाज हेल्पफुल। चलें जी, परफेक्ट।